नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के अंत में आरएसएस मुख्यालय गए तो उसके बाद तमाम तरीके की चर्चाएं हुई, लेकिन उन चर्चाओं से आगे उत्तर प्रदेश को लेकर जो बातें हो रही थी, अब उसके बाद मोहन भागवत को यूपी का जो दौरा उनका है, जो पिछले कई दिनों तक चला है, उसमें बहुत कुछ तय किया गया है। बहुत बड़ी प्लानिंग की गई उत्तर प्रदेश के लिए। अब क्या प्लानिंग हुई है, आरएसएस प्रमुख के मन में क्या कुछ है, यूपी के लिए उन्होंने क्या कुछ सोचा है, इस पर ही चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, सबसे पहले पीएम मोदी का मार्च के अंत में आरएसएस मुख्यालय जाना अपने कार्यकाल में पहली बार, और फिर मोहन भागवत का अप्रैल की शुरुआत में यूपी जाना, क्यों अहम है उनका यूपी का यह दौरा, और यूपी के लिए आरएसएस की संघ प्रमुख की तैयारी क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जो गए थे वो आधिकारिक रूप से बताया गया था कि क्यों गए थे। एक वहां आई हॉस्पिटल है, उसका एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन करने गए थे। लेकिन जो अनाधिकारिक रूप से ये कहा गया कि फिर तीसरे कार्यकाल में ही क्यों गए। ये तो पहले कई ऐसे मौके हैं जो जा सकते थे। तो तीसरे कार्यकाल में इसलिए गए क्योंकि तीसरे कार्यकाल से पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उसमें संघ और भाजपा, और खास करके जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है जी, उसके बीच एक कम्युनिकेशन गैप देखा गया था। और जिस तरह के बयान दिए गए खास करके जेपी नड्डा द्वारा, तो ऐसा लग रहा था कि संघ और बीजेपी में समन्वय की कमी है। तो प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है वहां जाकर अपने कार्यकर्ताओं को भी कि संघ आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज से पहले था जी। नड्डा के बयान के विपरीत कि बीजेपी अब बहुत बड़ी हो गई है, मोदी जी ने जाकर वहां पे यह संदेश दिया है कि देखो, मैं भाजपा का सबसे बड़ा नेता, लेकिन अगर मैं संघ के पास जाकर और उसके विचारों का समर्थन कर सकता हूं तो तुम कौन होते हो बोलने वाले कि बीजेपी आज ज्यादा महत्वपूर्ण है, संघ छोटा है। अब उसके एक बाद तो वो हो गया जी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चर्चा शुरू हुई थी देश में, मोदी के बाद कौन, या फिर मोदी कब तक, क्योंकि ये मोदी का तीसरा कार्यकाल है और मोदी जी बहुत कहा जाता है बहुत एडवांस प्लानिंग करके चलते हैं किसी भी विषय में। एडवांस प्लानिंग का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जब पहले कार्यकाल में आए मोदी जी, तो उस वक्त स्कूली बच्चों से बातचीत किया करते थे। तो 2014-15 की बात है ये। शिक्षक दिवस का दिन था, एक बच्चा खड़ा होता है और बोलता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो मेरे में क्या गुण होना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि 2029 तक फिलहाल वैकेंसी नहीं है। ये मोदी जी ने कब कहा? 2014-15 में कहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा 2029 तक वैकेंसी नहीं, उसके बाद है। लेकिन इस पीएम मोदी के पूरे दौरे के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश जाना, उत्तर प्रदेश में कई जगह संवाद करना, फिर लखनऊ में हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर देकर बोलना कि हम लोग को साथ आना होगा हिंदुत्व पर, और यूपी के लिए कुछ जो खास प्लानिंग तैयार की गई है वो क्यों? मैं बताता हूं एक महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा। जब लखीमपुर खीरी गए मोहन भागवत, तो वो कहां गए? कबीर धाम आश्रम। कबीरपंथी समुदाय जो है, दलित है, वहां गए और वहां जाकर उन्होंने संतों से मुलाकात की। अब मैं बताता हूं आपको प्लानिंग की क्या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी करने वाली है। हाल के दिनों में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है कांग्रेस की ओर से कि इस देश में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए हुए हैं और उनको अधिकार नहीं मिल रहे। उसी के काउंटर के लिए अभी से ही रणनीति तैयार की जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बहुत सारे दलित भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दलितों को लेकर एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने वाली है। सारी दलित बस्तियों में जाएंगे और लगभग हर बस्ती से कुछ न कुछ लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने की योजना है। इसके साथ ही सोशल मीडिया वॉरियर्स की एक टीम बनाई गई है। इसमें राइट विंगर्स नहीं लिए गए। ये इसलिए कि वो वैसे लोगों को सिलेक्ट किया गया है एल्गोरिथम देख के कि जो दलित मुद्दे पर या अल्पसंख्यक, खास करके पसमानदा अल्पसंख्यक के मुद्दे पर जो ज्यादा बयान देते हैं, या वैसे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके जो सपोर्टर है या फॉलोअर्स हैं वो पसमानदा हो या दलित हो, उनको हायर किया गया है। अब वो एक नैरेटिव पेश करेंगे। नैरेटिव ये पेश करेंगे
कि उत्तर प्रदेश में मायावती कहीं नहीं है, डायरेक्ट फाइट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। इससे होगा क्या कि जैसे ये नैरेटिव दलितों के बीच जाएगा कि डायरेक्ट फाइट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, वैसे ही दलित जो कि अखिलेश यादव की पार्टी को पसंद नहीं करते, वो अपने आप ऑटोमेटिक स्विच कर जाएंगे बीजेपी की तरफ। समझ रहे जो मैं बोल रहा हूं? बिल्कुल, ये वही बात है। तो दलितों को कांग्रेस की ओर जाने से रोकने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। क्या यही वजह है कि संघ की और शाखाएं यूपी में होंगी अब? बिल्कुल, आप जो शाखाएं की बात कर रहे हैं, खास करके दलित बस्तियों में शाखाएं, वैसे समुदायों के बीच शाखाएं जहां पे आमतौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक्सेप्टेंस कम था। जैसे बोलते थे ना आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कि ब्राह्मण बनियों का ये संगठन, अब तो ओबीसी का संगठन हो गया। मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे ओबीसी जुड़े हैं संघ से। अब क्या है कि और नीचे रीचिंग टू द ग्रासरूट लेवल, समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अगर संघ का स्वयंसेवक हो जाए तब संघ की सफलता है। इसीलिए गांव-गांव कह रहे हैं कि संघ की शाखाएं होनी चाहिए और विस्तार होना चाहिए उसका। नहीं, वैसे अल्पसंख्यकों के बीच जो बेहद गरीब हैं, जो वंचित रह गए हैं, जो अशराफ द्वारा प्रताड़ित, उनके बीच, और वैसे हिंदुओं के बीच जो ये महसूस करते हैं कि हजारों सालों से उनको वो महत्व नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, वो अपने ही समाज में पीछे छोड़ दिए गए। यानी दलित वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। अब इस वक्त दलितों में देखिए 2 तरह के दलित हैं, मैं साफ साफ बोलता हूं। एक दलित है अंबेडकरवादी या वामपंथी, जो कि हमेशा जंग के लिए तैयार है, वो कट्टरपंथी मुसलमानों की तरह ये काम करते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका दलितों का वो भी है जो कि राष्ट्रवादी है, कबीरपंथी है, वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ है, वो सब लोग हैं, वो इधर आ रहे हैं। तो इस बार अभी से ही वो तैयारियां शुरू हो गई। और ये 5 दिवसीय जो दौरा है, अभी जो लखनऊ में दौरा हुआ, उसमें योगी सरकार के साथ पूरा प्लान बनाया गया कि क्या क्या करना है ताकि वो नैरेटिव ध्वस्त हो जाए जो जातिगत जनगणना के नाम पे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आपको सरकार के रूप में ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिले। और दूसरी बात कि उन तबकों के लिए करना है, और खास करके हिदायत दी गई है योगी जी को कि गलती से भी मुसलमानों और खास करके गरीब मुसलमानों को यह नहीं लगना चाहिए कि आपकी सरकार उनकी नहीं है। आप उनके लिए भी काम करो, आप दलितों के लिए काम करो। और फिर जैसे बोला कि जैसे ही उनके मन में, देखिए कितना भी कोई नैरेटिव बनाता रहे, लेकिन जब काम होगा उनके लिए और लगेगा कि सरकार अपनी है, तो उस नैरेटिव में वो नहीं फंसेंगे। लेकिन पंकज जी, सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल का ये कहना कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर हमें घटाना होगा, और क्योंकि ग्रॉस जीडीपी का राष्ट्रीय और प्रदेश का अंतर पाटना होगा, ये सब जो प्लानिंग है, ये क्यों? यही उन्हीं के लिए जो गरीब तबका कौन है, इनका यह कहना है कि मनी शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड एमंग रिच। वो जो मनी का फ्लो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों के बीच भी होना चाहिए। अगर आप ये दावा करते हैं, पता है आज की तारीख में मोदी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? राम मंदिर नहीं है, धारा 370 नहीं है। मोदी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यह है कि उन्होंने 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है। तो वैसे वोटर जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर नहीं थे, लेकिन चूंकि उनकी स्थिति बदली, चूंकि उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया, इसलिए वो बीजेपी के साथ है, उसके बीच अपना रिच बढ़ाना है। और वही डिसाइडिंग फैक्टर है। पंकज जी, जब ये बातें हो रही हैं, भविष्य की बातें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटाना, उत्तर प्रदेश को और समृद्ध बनाने के लिए प्लानिंग करना, क्या ये इस ओर इशारा नहीं करता है कि यूपी इतना समृद्ध हो कि कल को जब दावेदारी की बात आए तो योगी आदित्यनाथ एक प्रमुख चेहरा रहें और उनके पीछे ये कहने को रहे कि सबसे ज्यादा हम केंद्र को सपोर्ट कर रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा हम योगदान दे रहे हैं जीडीपी में? देखिए, फ्यूचर प्लान तो मैं बता रहा हूं, फ्यूचर प्लान तो है ही, क्योंकि संघ को भी ये पता है कि जन दबाव इतना है योगी जी के लिए कि मोदी के बाद कौन, जैसे ही सवाल पूछे तो 10 में से 5 लोग जो बीजेपी के समर्थक है कहते हैं योगी, और बाकी 5 कोई इधर उधर का नाम लेते रहते हैं। तो ये तो कार्यकर्ताओं के मन की बात तो शीर्ष नेतृत्व है ना। अब बताइए, जो डिसाइड हुआ संघ कार्यालय में, जो संघ मुख्यालय में नागपुर में, सबसे पहले मोहन भागवत योगी जी से ही कहने क्यों आए कि आप ही इंप्लीमेंट करो? वो चाहते थे किसी दूसरे के पास जा सकते थे, किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री के पास।
और आप कहिएगा कि चुनाव के कारण गए, तो चुनाव के कारण तो वो बिहार भी आ सकते थे। वो अपने यहां किसी नेता जो है, सम्राट चौधरी के बेटे जो है, उनको भी बोल सकते, सम्राट चौधरी को भी बोल सकते थे, विजय सिन्हा को बोल सकते थे, वो भी तो बीजेपी के हैं, या फिर किसी दूसरे बड़े राज्य में जा सकते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसलिए आए कि आप ही को संभालना है सब कुछ, और उत्तर प्रदेश को सिर्फ 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनाना है, उस 1 ट्रिलियन में से उस तबके को लाभ मिले जो कि आज तक वंचित है। क्योंकि और महत्वपूर्ण बात ये इसलिए भी बात आपने गौर नहीं किया होगा, आगे बताइएगा, लेकिन क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण लगता है जीडीपी बढ़ाना, यूपी की बेरोजगारी दर घटाना, कि कल को जब दावेदारी की बात आएगी तो कई प्रदेश के लोग ये कह सकते हैं कि हमने ये योगदान दिया। यूपी भी बहुत अच्छा योगदान दे रहा है, लेकिन जब बात आएगी कि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं, फायर ब्रांड हैं, कट्टर बोलते हैं, तब उसके पीछे विकास की जब बात आएगी, तब शायद आज से अगर काम होगा तो अगले 3-4 साल में काम पूरा हो पाएगा। नहीं, योगी जी का सबसे बड़ा दुख ही यही है कि लोग उन्हें सिर्फ कट्टर समझते हैं। योगी जी सिर्फ कट्टर नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को काया पलट कर दिया। आज गुजरात मॉडल की आप चर्चा करते हैं, गुजरात में उतना काम नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश में हुआ है। जाके आप डाटा निकाल लीजिए, मैं फैक्ट शीट्स के साथ बैठता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितना पर्यटन आया है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, जितने इन्वेस्टमेंट आए हैं, जितने यूनिट्स खोले हैं, जितने लोगों को रोजगार दिया, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा दिया है। लेकिन इन सारे अच्छे कर्मों को एक पर्दे के नीचे ढक दिया जाता है कि कट्टर है, और ये विरोधियों को सूट करता है। याद रखिए, बीजेपी के समर्थक ये याद रखें कि आप जितना योगी आदित्यनाथ को कट्टर बताते हैं, उतना उनके लिए नुकसानदायक होता है, और कैडरों के बीच तो उनकी स्वीकारता होती है, लेकिन जो बीजेपी के कैडर से इतर जो वोटर है वो हिचकते हैं। योगी आदित्यनाथ की पहचान यह होनी चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। योगी आदित्यनाथ की पहचान इस बात से होनी चाहिए कि केंद्र की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं को कितनी त्वरित गति से जमीन पर उतारा और कितने लोगों को फायदा पहुंचाया। योगी आदित्यनाथ की पहचान इस बात से होनी चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने। योगी आदित्यनाथ की पहचान इस बात से होनी चाहिए कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में लगा है। नोएडा, गाजियाबाद से लेके हर शहर का कायाकल्प कर दिया। योगी आदित्यनाथ की एक पहचान यह भी है कि बनारस से लेकर महाकुंभ से लेकर अयोध्या तक क्या ऑर्गेनाइजिंग जो कैपेसिटी है इनकी, जो इवेंट्स किया है इन्होंने, कोई भारत का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई एक महाकुंभ करके दिखा दे, कोई एक, जैसे बनारस में जो हुआ वहां पे जो काशी कॉरिडोर के उद्घाटन का समय वो करके दिखा दे, या अयोध्या में जिस तरह का भव्य माहौल बना वो करके दिखा दे, नहीं कर सकता। यही वजह है कि वित्त मंत्री चर्चा ना होकर, इनके काम की चर्चा ना होकर अगर सिर्फ ये आप कहिएगा कि ये कट्टर है, तो समझिए कि आप कितना उनको डिमीन कर रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब संघ प्रमुख और संघ इन सब बातों की बात कर रहा था, जीडीपी और बेरोजगारी दर घटाने की, तब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उन्हें बताया भी है कि 2025 में 8.08 करोड़ का बजट पेश हुआ, जो कि 2017 में 3 लाख करोड़ का था। सरकार लगातार उद्योगों सहित सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयासरत है। तो मैं आखिर में यही दर्शक समझना चाह रहे हैं पंकज जी, अब उत्तर प्रदेश ये भी बताने जा रहा है कि हम जितना सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रहे हैं उतना हम विकास के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, या लड़ रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट का नया मॉडल है। आप गुजरात मॉडल पिछले दशक था, अभी उत्तर प्रदेश नया मॉडल बनने वाला है। और एक बात याद रखिए कि उत्तर प्रदेश से एक और मैसेज जाएगा। मैसेज ये, जो मोहन भागवत जी ने कहा कि पंथ और संप्रदाय झगड़े के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई गरीबी से है। हमें मां भारती को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है, तो कैसे ले जाना है? आपस में लड़ाई झगड़ा करके नहीं ना, एज ए टीम काम करके। टीम यूपी की बात आप देखिएगा, आने वाले दिनों में सुनाई देगी आपको कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जो 5 ट्रिलियन की रहेगी, तो अकेला 1 ट्रिलियन अकेला यूपी देगा। बिल्कुल, और मुकाबले में बिल्कुल, और भविष्य की बहुत बड़ी तैयारियां हैं। भले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा ये अभी बहुत आम लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे बहुत खास तैयारी है। भविष्य में इस दौरे की चर्चा होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2025 के अंत में आरएसएस मुख्यालय गए, तो उसके बाद संघचालक मोहन भागवत अप्रैल की शुरुआत में यूपी क्यों गए, ये भविष्य में इस पर चर्चा जरूर होगी। जी पंकज जी, एक और मैं बताता हूं, आखिरी बात मैं बताता हूं कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स की जगह पे छोटे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की एक योजना
कार्य योजना तैयार की गई है। और वो जैसे कि अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो इनिशिएटिव चल रहा है ना, आने वाले दिन में देखिए कि इसमें हैवी पैसे लगाए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा और हर जिले में ही और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके, उस क्षेत्र में ये काम हो रहा है। बिल्कुल। और इसके लिए जैसे आप ये जो बात कर रहे हैं ना, इसके लिए संघ के देखिए सामाजिक जागरण तो करना ही, लेकिन आर्थिक जागरण भी करना है और इसमें पसमानदा समाज को और दलित समाज को जोड़ने की योजना है। बिल्कुल, जो एक सांस्कृतिक लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, सांस्कृतिक विरासत जो बताने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ विकास के भी रास्ते पर उत्तर प्रदेश है। जिस तरीके से पंकज जी ने विस्तार से समझाया कि उत्तर प्रदेश में योगी की कट्टरता छोड़कर आप उनके विकास मॉडल को देखिए, और ये दौर यूपी मॉडल का होगा, टीम यूपी की चर्चा होगी। तो बाकी बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।